जब क्रांति होती है तो अलग अलग जगह पर इन सैनिकों को रोकने का प्रयास किया जाता है। अंग्रेज सोचते हैं कि इन सैनिकों को रोको, कैसे भी करो। तो यहां पर देखो नीमच छावनी है, इस नीमच छावनी के अंदर जब सैनिकों को रोकने का प्रयास किया जाता है तो इस जगह अंग्रेज अधिकारी एबोट सब सैनिकों को, छावनी में जितने भी सैनिक थे सबको बाहर बुला लेता है और सबको बाहर बुलाकर उनको शपथ दिलवाता है। अंग्रेज अधिकारी एबोट सब सैनिकों को बोलता है कि तुम्हें गौ माता की कसम है, तुम्हें तुम्हारे माता पिता की कसम है, तुम हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करोगे, हमारे खिलाफ क्रांति नहीं करोगे, ये आप शपथ खाओ। और उसी जगह यह कहा जाता है कि इस अंग्रेज अधिकारी ने, एबोट ने जब शपथ दिलवाई, एक सैनिक था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग, ये मोहम्मद अली बेग शपथ खाने से मना कर देता है। मोहम्मद अली बेग यहां पर अंग्रेज अधिकारी एबोट से कहता है, अंग्रेज अधिकारी एबोट से कहता है कि आपने जब 1818 के अंदर जब संधियां की थी उस समय आपने कहा था कि कोई भी रियासत किसी राजा से छीनी नहीं जाएगी, राजा के पास में ही रहेगी और राजा का बेटा अगला उत्तराधिकारी बन जाएगा। लेकिन आज आप हमें शपथ दिलवा रहे हो खुद के प्रति वफादार रहने की। आप कौन से उस संधियों के अनुसार वफादार रहे हमारे? आपने अवध का जो साम्राज्य था, अवध के अंदर वहां के जो राजा थे उनको आपने हटा दिया और अवध जो रियासत है उसके ऊपर खुद का अधिकार स्थापित कर लिया। आपने बेड गवर्नेंस का आरोप देकर आपने अधिकार स्थापित कर लिया। और जब वहां पर उस मोहम्मद अली बेग ने कहा कि आप भी वफादार नहीं रहे हमारे प्रति, हम भी आपके प्रति वफादार नहीं रहेंगे, हम तो आपके वफादारी की कसम नहीं खाएंगे, शपथ नहीं खाएंगे, हम तो आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो इस मोहम्मद अली बेग ने यहां पर इस अंग्रेज अधिकारी के सामने शपथ खाने से मना कर दिया कि हम तो शपथ नहीं खाएंगे, हम तो तुम्हारी धुलाई करेंगे, तुम जाने जो करो, आज रोक लोगे कल तुम्हारी धुलाई करेंगे। तो यहां पर इस मोहम्मद अली बेग ने शपथ खाने से मना कर दिया। अंग्रेज अधिकारी एबोट यहां पर शपथ दिलवाता है। 2 जून की बात है, ये 2 जून 1857 की बात है। उस दिन तो कैसे तैसे करके इस मोहम्मद अली बेग को वहां पर बिठा दिया जाता है, इसको लालच वगैरह देते हैं या इसको दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगले ही दिन 3 जून 1857 ईस्वी को यहां पर इस नीमच छावनी के अंदर क्रांति की शुरुआत हो जाती है। एक दिन मोहम्मद अली बेग यहां पर रुक जाता है, उसके बाद में अगले ही दिन यहां पर क्या होता है, क्रांति की शुरुआत हो जाती है हीरा सिंह के नेतृत्व में। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह दोनों के नेतृत्व में वहां पर क्रांति की शुरुआत होती है और दोनों ने घोषणा कर दी, सभी सैनिकों से कह दिया, क्योंकि जितने भी सैनिक थे सारे के सारे सैनिक भारतीय सैनिक थे, अंग्रेज केवल अधिकारी थे। जितनी भी छावनियां थी उनके ऊपर जो उच्च अधिकारी थे वो अंग्रेज थे, सैनिक सारे के सारे भारतीय थे। तो वहां पर ये बोलते हैं मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह कि एक भी अंग्रेज बचना चाहिए, एक भी अंग्रेज बचना नहीं चाहिए, सबकी धुलाई करो ढंग से। और यहां पर जब क्रांति होती है तो यह कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सॉर्जेंट। अंग्रेज अधिकारी सॉर्जेंट को मारते हैं वहां पर, पहले उसको पकड़कर धुलाई करते हैं, उसकी ढंग से धुलाई करते हैं। और उसके बाद में देखो वहां से कुछ अंग्रेज अधिकारी थे बेचारे अपनी जान बचाकर भागते हैं। और जब जान बचाकर भागते हैं और वो डूंगला गांव चित्तौड़ में जाकर एक रुगाराम किसान के पास में शरण लेते हैं, चपले हाथ में लेकर भागते हैं कि आज आज बापूड़ा बचा ले इनसे, आगे से इन सैनिकों के चक्कर में ही नहीं आएंगे। तो आपको देखो यहां पर एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि किस सैनिक ने अंग्रेज अधिकारी एबोट की शपथ लेने से मना किया था, उस सैनिक का नाम था मोहम्मद अली बेग। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि नीमच छावनी में किसने क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी एबोट की शपथ लेने से मना किया था? इस अंग्रेज अधिकारी एबोट ने शपथ दिलवाई थी सब सैनिकों को एक जगह बिठाकर। नीमच छावनी में, नीमच छावनी में अंग्रेज अधिकारी एबोट ने सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति
वफादारी की शपथ दिलवाई। और जब इसने शपथ दिलवाई तो मोहम्मद अली बेग ने शपथ खाने से मना कर दिया कि मैं तो शपथ नहीं खाऊंगा, अंग्रेजों की धुलाई करूंगा ढंग से, एक भी अंग्रेज को नहीं छोड़ूंगा। राहुल, जय श्री तेजा बाबा की, सुरेंद्र कुमार कुमावत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहां पर देखो, इस अंग्रेज अधिकारी एबोट ने यहां पर शपथ दिलवाई, लेकिन एक व्यक्ति ने शपथ खाने से मना किया और उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद अली बेग। तो यहां पर यह पॉइंट भी लिखो, मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग सैनिक ने वफादारी की शपथ लेने से मना किया। इसने मना कर दिया कि हम तो आज खाएं तुम्हारी शपथ कल खाएं, तुमने कौन सी हमारे प्रति वफादारी की जो कसम खाई थी वो पहले निभा दी, तो हम भी तुम्हारे प्रति वफादार नहीं रहेंगे। अवध का साम्राज्य वहां पर एक मुस्लिम राजा से छीन लिया था, बेड गवर्नेंस का आरोप देकर वहां से छीन लिया था। तो इस मोहम्मद अली बेग ने अवध की याद दिलवा दी वहां पर अंग्रेजों को। एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम था, गवर्नर जनरल था, जिसका नाम था डलहौजी, जिसने भारत के अंदर रेलगाड़ी चलाई थी, जिसने भारत के अंदर डाक व्यवस्था चलाई थी। उस डलहौजी ने बीच में एक नीति चलाई थी जिसका नाम था हड़प नीति। उसने पूरे भारत में जहां जहां पर जो कमजोर राजा थे, कमजोर राजाओं का शासन वहां से छीन लिया था, उनसे उनकी रियासत पर खुद का अधिकार स्थापित कर दिया था। उसने हड़प नीति चलाई थी। तो उसी हड़प नीति के तहत अवध साम्राज्य को छीन लिया था वहां पर। तो यहां पर देखो, वफादारी की कसम खाने से मना किसने किया था? मोहम्मद अली बेग ने वफादारी की कसम खाने से मना कर दिया। इसके बाद में देखो, अगले ही दिन यहां पर क्रांति होती है। 2 जून को यहां पर शपथ दिलवा रहे थे और 3 जून को नीमच छावनी में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई। यहां पर क्रांति की शुरुआत हो जाती है। सभी सैनिक अपनी बंदूकें हाथ में लेकर अंग्रेजों को मारने के लिए टूट कर पड़ते हैं कि एक भी अंग्रेज बचना नहीं चाहिए, सबको सल्टा दो, यहां पर सबकी फाइल सल्टा दो यहां पर। अब अंग्रेज अधिकारी बेचारे अपनी जान बचाकर यहां से भागते हैं और यहां से भागकर डूंगला गांव चित्तौड़ में शरण लेते हैं। जो वहां के किसान थे जिनका नाम था रुग्गाराम, उनके पास में जाकर शरण लेते हैं। नीमच छावनी से 40 अंग्रेज अधिकारी डूंगला गांव चित्तौड़ में किसान रुग्गाराम के पास शरण लेते हैं। इस डुंगला गांव चित्तौड़ में जाकर रुग्गाराम किसान के पास में जाकर वो अंग्रेज अधिकारी हाथाजोड़ी करते हैं कि बाबा आज आज बचा ले हमसे, हमें इन सैनिकों से आज आज बचा ले, आज के बाद में कभी भी इन सैनिकों के चक्कर में नहीं आएंगे। और वहां पर ये जो रुग्गाराम किसान है ये वहां पर बोलता है कि कोई बात नहीं, आज आज तुम्हें छुपा लूंगा तुम्हें। रुग्गाराम वहां पर उनको शरण देता है, वहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था करता है। इसके बाद में देखो, यहां पर जब 40 अंग्रेज अधिकारी नीमच से भागकर आते हैं तो वहां पर जस्ट पास में ही एक रियासत थी जिसका नाम था मेवाड़ रियासत। राजस्थान के राजाओं ने पहले से अंग्रेजों के साथ में संधियां कर रखी थी।
संधि का मतलब दो वर्णों का मेल। राजा और अंग्रेज मिल रखे थे, दोस्ती कर रखी थी दोनों ने। जैसे ही राजा स्वरूप सिंह, मेवाड़ के राजा को पता लगता है, स्वरूप सिंह अपनी सेना लेकर जाता है और वहां पर सेना लेकर जाता है, इस रुगाराम के पास में जाकर इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को मेवाड़ में लेकर आता है, उदयपुर में लेकर आता है। और उदयपुर की पिछोला झील के ऊपर जो महल बना हुआ है जिसका नाम है जग मंदिर, उस जग मंदिर महल के अंदर इनको शरण देता है। तो यहां पर यह पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। पहले तो वहां से अंग्रेज अधिकारी भाग कर आते हैं, चित्तौड़ में रुगाराम के पास में शरण लेते हैं, और उसके बाद में ये उदयपुर की पिछोला झील के ऊपर रुकते हैं जग मंदिर महल के अंदर। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने 40 अंग्रेज अधिकारियों को पिछोला झील के जग मंदिर महलों में शरण दी। वहां पर उन 40 अंग्रेज अधिकारियों को ले जाकर ये जो स्वरूप सिंह है ये वहां ले जाकर उनको रखता है, जग मंदिर महल के अंदर ले जाकर रखता है। इसी जग मंदिर महल के अंदर एक बार शाहजहां भी रुका था और यहां से प्रेरणा लेकर फिर उसने आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसके बाद में देखो यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सोरजेंट, और उसके जो बेटे थे, उसकी जो पत्नी थी, वो वहां पर मारे जाते हैं। विद्रोही सैनिक क्या करते हैं, सोरजेंट को पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ के उसको मारते हैं। उसके लुगाई टाबरों को भी नहीं छोड़ते हैं बेचारे को, सबको मार देते हैं वहां पर। तो यहां पर अंग्रेज अधिकारी सोरजेंट मारा जाता है इस विद्रोह के अंदर। नीमच विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी सोरजेंट व उनके पुत्र पत्नी मारे गए। इस विद्रोह के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी और उसका परिवार देश के काम में आ जाता है, खुद के देश के काम में आ जाता है। इसके बाद में देखो यहां से जो विद्रोही सैनिक थे, अब विद्रोही सैनिक एक जगह पर रुक नहीं सकते, नीमच छावनी पे यदि वो अधिकार करके बैठे रहेंगे तो अंग्रेज अधिकारी दूसरी सेना लेकर वापस आ जाए वहां पर और उनको वहां पर दबोच ले, एक प्रकार से उनको बंदी बना ले। तो पहले तो वहां पर नीमच छावनी के अंदर हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में अंग्रेजों की धुलाई शुरू करते हैं और अंग्रेजों की धुलाई करके उनको मार पीट के उस छावनी के अंदर जितना भी पैसा वगैरह था, जितना भी धन था अंग्रेजों का, उसको लूटते हैं वहां से, और उसको लूटकर फिर वहां से दिल्ली की तरफ निकलते हैं। और जब वहां से दिल्ली की तरफ निकलते हैं तो बीच रास्ते में रियासत है जिसका नाम है बांसवाड़ा रियासत। बांसवाड़ा रियासत के राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। वो उनको शरण देते हैं, विद्रोही सैनिकों को वो शरण देते हैं और कालांतर में फिर वहां से आगे जाते हैं। वहां से आगे चित्तौड़ में एक स्थान है जिसका नाम है निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था ताराचंद पटेल। ताराचंद पटेल के नेतृत्व में जब क्रांति वाले जो सैनिक थे, अंग्रेजों की जो धुलाई की थी जिन सैनिकों ने, उन सैनिकों की निम्बाहेड़ा के अंदर जनता स्वागत करती है, जन स्वागत वहां पर होता है। ताराचंद पटेल के नेतृत्व में वहां पर जन स्वागत होता है। ताराचंद पटेल और जनता एक जगह इकट्ठी होकर सारे बोलते हैं, उनकी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं सैनिकों के कि आपने बहुत अच्छा काम किया, इन अंग्रेजों की धुलाई आपने शुरू की यहां पर, और उनको माला वगैरह पहनाते हैं। तो आपको कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नीमच छावनी के जो सैनिक थे उनका जन स्वागत कहां पर किया गया था। स्थान का नाम है निम्बाहेड़ा। किसके नेतृत्व में जन स्वागत किया गया था? ताराचंद पटेल के नेतृत्व में वहां पर जन स्वागत किया गया था। तो ये दो पॉइंट आपको और याद रखने हैं। एक तो बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह ने उनको शरण दी थी। जब रात का समय था, नीमच छावनी को लूटकर जब सैनिक वापस दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो रात के समय में बांसवाड़ा के राजा ने उनको शरण दी थी, उनके खाने पीने की व्यवस्था की थी सैनिकों की। तो दोनों चीज आपको याद रखनी है। एक तो जब अंग्रेजों की धुलाई होती है तो अंग्रेज अपनी जान बचाकर भागते हैं, मेवाड़ की तरफ स्वरूप सिंह की तरफ भागते हैं, और सैनिक
अंग्रेजों की धुलाई करने के बाद में सैनिकों का केवल एक ही काम था, क्योंकि क्रांति हो रही थी दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में। सबके सब एक ही नारा लगाते थे, जैसे ही अंग्रेजों की धुलाई की और फिर नारा लगाते थे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, दिल्ली जाकर जितने फिरंगियों को मारो उतनों को मारो वहां पर। तो यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी थे वो तो पिछोला झील जगमंदिर महल में जाकर छुप जाते हैं, स्वरूप सिंह ले जाकर वहां पर उनको रखते हैं। उन अंग्रेजों के बच्चों का जीव उठा हुआ था, स्वरूप सिंह उन बच्चों को डेयरी मिल्क वगैरह देते हैं, चॉकलेट देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारा, अब कोई नहीं पिटेगा तुम्हें, एक बार पिटाई हो गई लेकिन अब दोबारा नहीं होने दूंगा। स्वरूप सिंह उनको वहां पर ले जाकर रखता है। और उसके बाद में जब जो सैनिक थे, अंग्रेजों की जो धुलाई की थी जिन सैनिकों ने, वो सैनिक भी नीमच छावनी को लूटने के बाद में दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। और जब दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं तो बीच रास्ते में बांसवाड़ा रियासत के राजा लक्ष्मण सिंह ने उनका सहयोग किया, लक्ष्मण सिंह ने उनको वहां पर शरण दी। तो यहां पर यह पॉइंट आपको याद रखना है, नीमच के विद्रोही सैनिकों को बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह ने शरण दी। रात के समय वहां पर सैनिक क्या करते हैं, छावनी लूटकर दिल्ली की तरफ जब रवाना होते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह। और जब बांसवाड़ा से आगे की तरफ जाते हैं, पहले तो नीमच में रहते हैं, देखो यहां पर इस प्रकार से नीमच छावनी थी। यहां पर नीमच छावनी थी, इस जगह पर। पहले तो नीमच छावनी से अंग्रेज अधिकारी भाग कर जाते हैं चित्तौड़ में, इधर चित्तौड़ में डुंगला गांव में जाकर शरण लेते हैं। डुंगला गांव चित्तौड़। इसके बाद में ये अंग्रेज अधिकारी है, 40 अंग्रेज अधिकारी, ये पिछोला झील पर आ जाते हैं, जगमंदिर में, यहां पर रहने लग जाते हैं। लेकिन यहां से इस नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक है, विद्रोही सैनिक सबसे पहले आते हैं बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा के बाद में ये जाते हैं दिल्ली की तरफ। तो बीच रास्ते में स्थान आता है निम्बाहेड़ा। पहले यहां पर बांसवाड़ा है और उसके बाद में निम्बाहेड़ा से ये सैनिक दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। बीच में एक छावनी आती है, वो छावनी है देवली छावनी। देवली छावनी। और यहां से फिर दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं। तो देखो अंग्रेज अधिकारी तो नीमच से डुंगला गांव में आते हैं चित्तौड़ में, उसके बाद में डुंगला गांव से ये आ जाते हैं पिछोला झील पर, ये तो यहां आकर छुप जाते हैं। लेकिन नीमच के अंदर जो सैनिक थे वो अंग्रेजों की पिटाई करने के बाद में पहले बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह उनको शरण देता है, उसके बाद में निम्बाहेड़ा में, और निम्बाहेड़ा से बाद में देवली छावनी के अंदर, और यहां से फिर जाते हैं दिल्ली। तो अंग्रेज अधिकारी तो उदयपुर की तरफ आ जाते हैं और सैनिक क्या करते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं। और जब सैनिक, विद्रोही सैनिक अंग्रेजों की पिटाई करने के बाद में पहली बार यहां से दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं, तो पहले आते हैं ये बांसवाड़ा में, उसके बाद में निम्बाहेड़ा में, और निम्बाहेड़ा के बाद में देवली में। तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा के किस व्यक्ति ने शरण दी थी, उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। फिर देखो जब ये दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं तो बीच रास्ते में निम्बाहेड़ा के अंदर ताराचंद पटेल के नेतृत्व में जन स्वागत किया जाता है विद्रोही सैनिकों का। ताराचंद पटेल, इसके नेतृत्व में जन स्वागत किया जाता है, जनता के द्वारा वहां पर स्वागत किया जाता है। ताराचंद पटेल बोलता है इन सैनिकों को, नीमच के सभी सैनिकों को, कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अंग्रेजों की धुलाई की आपने, बहुत अच्छा काम किया है आपने। और उसके बाद में देखो यहां से इस देवली छावनी में आते हैं, और देवली छावनी में आने के बाद में इस देवली छावनी में एक सैनिक बटालियन थी जिसका नाम था महीदपुर। ये महीदपुर जो सैनिक बटालियन है, ये भी यहां से इस देवली छावनी से 5 जून 1857 ईस्वी को इस नीमच के सैनिकों के साथ में मिलकर 5 जून 1857 को देवली छावनी की महीदपुर सेना की जो टुकड़ी है, ये भी दिल्ली की तरफ रवाना हो जाती।
और ये सेना की टुकड़ी यहां से दिल्ली की तरफ जब रवाना होती है तो यहां पर इस देवली छावनी के अंदर भी विरोध हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, क्रांति हो जाती है। यहां 3 जून को विद्रोह होता है, 3 जून 1857 को। देवली में विद्रोह होता है 5 जून को। तो ये आपको प्रोसेस है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद में देखो यहां पर नीमच के विद्रोही सैनिकों को बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह शरण देते हैं। उसके बाद में इनका जो जन स्वागत है, जन स्वागत किसके नेतृत्व में होता है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लो। नीमच के विद्रोही सैनिकों का, विद्रोही सैनिकों का निंबाहेड़ा में ताराचंद पटेल, ताराचंद पटेल के नेतृत्व में जन स्वागत किया जाता है। तो यहां पर देखो, जब यहां पर जन स्वागत ताराचंद पटेल करता है तो फिर अंग्रेज अधिकारी जैसे ही इस छावनी को लूटकर सैनिक जाते हैं, अंग्रेज अधिकारी, भारत के दूसरे क्षेत्र से अंग्रेज अधिकारी उन सैनिकों के पीछे लग जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। अंग्रेज अधिकारी जैसे जैसे ये सैनिक भाग रहे थे दिल्ली की तरफ, इनके पीछे अंग्रेज अधिकारी भी भाग रहे थे। अंग्रेज अधिकारियों को पता लगता है कि निंबाहेड़ा में ये ताराचंद पटेल उनका सहयोग कर रहा है, वहां पर स्वागत करवा रहा है। तो अंग्रेज अधिकारी जब पीछे से जाते हैं, ताराचंद पटेल उन सैनिकों को वहां से भगा देता है कि तुम भाग जाओ दिल्ली की तरफ, इन अंग्रेज अधिकारियों को तो मैं सल्ट लूंगा, तुम तो यहां से दिल्ली की तरफ रवाना हो जाओ। लेकिन यह कहा जाता है कि जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो सैनिकों का, विद्रोही सैनिकों का पीछा कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करना चाहते थे, वो अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं, इस ताराचंद पटेल को तोप से उड़ा देते हैं। बेचारे को तोप के सामने रखकर फिर उसको उड़ा देते हैं कि तूने हमारे खिलाफ विद्रोही सैनिकों का साथ दिया है, तूने उनको और ज्यादा प्रोत्साहित किया क्रांति करने के लिए। तो इस ताराचंद पटेल को अंग्रेज अधिकारियों ने तोप से उड़ा दिया था। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अंग्रेज अधिकारियों ने ताराचंद पटेल को तोप से उड़ा दिया। ताराचंद पटेल को तोप से उड़ा देते हैं यहां पर, ठीक है। इसके बाद में देखो, यहां से निंबाहेड़ा से सैनिक भाग कर जाते हैं दिल्ली की तरफ। बीच रास्ते में एक और छावनी आती है, छावनी का नाम है देवली छावनी, जो टोंक में स्थित है। यहां पर अंग्रेज अधिकारियों की धुलाई तो नहीं होती है, लेकिन इस छावनी की एक सेना की टुकड़ी है, वो इस नीमच छावनी के सैनिकों के साथ में मिलकर दिल्ली की तरफ रवाना हो जाती है। और जो व्यक्ति दिल्ली की तरफ जाता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देकर, वो व्यक्ति एक प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ वो व्यक्ति क्रांति कर रहा था। तो यहां से यदि एक सेना की टुकड़ी चली गई दिल्ली की तरफ, तो इस छावनी के अंदर भी विद्रोह हो जाता है। इस छावनी में अलग से पर्टिकुलर कोई अधिकारी मारा नहीं गया था। इस छावनी की विशेषता यह है कि यहां पर इस छावनी में, देवली छावनी में, क्रांति के अंदर महिलाओं ने भी भाग लिया था। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद मुजीद। मोहम्मद मुजीद ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था आजमाइश। उस आजमाइश नाटक के अंदर मोहम्मद मुजीद ने लिखा कि इस टोंक के अंदर जब क्रांति हुई थी उस समय महिलाओं ने भी भाग लिया था। यह कहा जाता है कि यहां से जब महिदपुर सेना की टुकड़ी दिल्ली की तरफ रवाना हो रही थी, उस समय महिलाएं भी इन महिदपुर बटालियन के सैनिकों के साथ में दिल्ली की तरफ चली जाती। तो यहां पर इस देवली छावनी में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो इसी के साथ में, नीमच छावनी के साथ में, आपको यहां पर इस देवली छावनी के बारे में, विद्रोह के बारे में, क्रांति के बारे में भी याद रखना है। देखो, राजस्थान की 2 छावनियों में विद्रोह नहीं होता है, ब्यावर छावनी और खेरवाड़ा छावनी में। वहां पर किसी भी सैनिक ने किसी के खिलाफ क्रांति नहीं की थी और वो दिल्ली की तरफ भी नहीं गए थे। देवली छावनी में विद्रोह होता है, एरिनपुरा में होता है, नीमच में होता है। इसके अलावा जो छावनी है जिसका नाम है नसीराबाद, इन 4 छावनियों में विद्रोह होता है। नसीराबाद का विद्रोह पढ़ लिया अपन ने, नीमच छावनी का विद्रोह पढ़ लिया। नसीराबाद छावनी में 28 मई को सबसे पहले विद्रोह होता है, 3 जून को नीमच छावनी में विद्रोह होता है, और उसके बाद में 5 जून को देवली छावनी में विद्रोह होता है। तो इसके साथ में ही आप देवली छावनी के बारे में भी लिख लो, फिर तीन छावनियों के अंदर विद्रोह हो जाएगा। देवली, टोंक,
छावनी में सैनिक विद्रोह, यहां पर सैनिक विद्रोह होता है। अब देखो यहां पर सैनिक विद्रोह कब होता है? 5 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी के विद्रोही सैनिकों के साथ देवली छावनी की महिदपुर सैनिक टुकड़ी दिल्ली जाती है, वह विद्रोह में भाग लेती है। तो इस प्रकार से देखो राजस्थान की 3 छावनी में विद्रोह हो गया। सबसे पहले नसीराबाद में, उसके बाद में नीमच के अंदर, और नीमच के बाद में देवली छावनी के अंदर। और यहां पर इस देवली छावनी के अंदर महिलाएं भी भाग लेती है। तो मोहम्मद मुजीद के नाटक आजमाइश के अनुसार राजस्थान की किस छावनी में महिलाओं ने भी भाग लिया था, क्रांति के अंदर महिलाओं ने भाग लिया था, वो छावनी है देवली छावनी। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लो यहां पर। भारत में मूवी भी बनी है कि मारी छोरियां छोरा से कम थोड़ी है, जो फोगावट परिवार है, फोगावट परिवार ने मूवी बनाई है। महेंद्र भाकर, गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, मोहम्मद मुजीद के नाटक आजमाइश के अनुसार देवली टोंक छावनी में, नाटक का नाम है आजमाइश। देवली टोंक छावनी में महिलाओं ने भी भाग लिया। यहां पर महिलाएं भी भाग लेती है। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला विद्रोह होता है एरिनपुरा छावनी के अंदर। एरिनपुरा छावनी है पाली के अंदर, जो एरिनपुरा छावनी है वो है पाली के अंदर। तो एक विद्रोह और पढ़ेंगे यहां पर, एरिनपुरा छावनी का विद्रोह। अगला विद्रोह आप लिखो एरिनपुरा छावनी का विद्रोह। एरिनपुरा छावनी का विद्रोह, एरिनपुरा छावनी का विद्रोह। एक तो आपको डेट याद रखनी है, एक आपको याद रखना है एरिनपुरा छावनी है ये कहां पर है, पाली के अंदर। यहां पर कौन सी सेना की टुकड़ी रहती थी, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। एरिनपुरा छावनी का विद्रोह पाली। अब देखो यहां पर ये जो छावनी है ये है नीमच, यहां पर छावनी है नसीराबाद, यहां पर छावनी है देवली, और यहां पर छावनी है जिसका नाम है एरिनपुरा। अब 2 छावनियां ऐसी है जिनके अंदर कोई विद्रोह नहीं हुआ था, किसी भी अंग्रेज अधिकारी की पिटाई नहीं हुई थी, लेकिन छावनियों के बारे में तो उनके बारे में भी पता रहना चाहिए। खेरवाड़ा, यहां पर है ब्यावर,
ठीक है, तो यहां पर देखो ये 6 छावनियां थी राजस्थान के अंदर। इस नसीराबाद के अंदर विद्रोह होता है 28 मई 1857। यहां पर इस नीमच के अंदर विद्रोह होता है 3 जून 28 मई 1857। यहां पर इस नीमच में विद्रोह होता है 3 जून 1857। इस देवली छावनी में विद्रोह होता है 5 जून 1857। अब देखो यहां पर ये जो एरिनपुरा छावनी है, इस एरिनपुरा छावनी के अंदर विद्रोह होता है 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। इस एरिनपुरा छावनी में विद्रोह होता है। नसीराबाद है अजमेर में, देवली है टोंक के अंदर, एरिनपुरा है पाली के अंदर। इसके बाद में नीमच मध्य प्रदेश में, एमपी में, खेरवाड़ा है उदयपुर में, और ब्यावर, खुद ब्यावर नया जिला बन गया है। तो इस प्रकार से राजस्थान की 4 छावनियों में विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी। राजस्थान की 2 छावनियों में कोई क्रांति नहीं हुई थी। कौन सी छावनी में क्रांति नहीं हुई थी? खेरवाड़ा में और ब्यावर में। नीमच में विद्रोह हुआ था, देवली में हुआ था, नसीराबाद में हुआ था, एरिनपुरा में हुआ था। 28 मई को पहला विद्रोह, प्रथम विद्रोह राजस्थान में, पहला विद्रोह था ये नसीराबाद के अंदर। एरिनपुरा में 21 अगस्त को। यहां पर देखो इनके बारे में महत्वपूर्ण घटनाएं आपने इसमें चर्चा कर ली, नसीराबाद की, देवली की, नीमच की। नीमच के अंदर अंग्रेज अधिकारी एबोट शपथ दिलवा रहा था, लेकिन वहां शपथ नहीं ली मोहम्मद अली बेग ने, उनके खिलाफ क्रांति की शुरुआत हो गई। देवली की महिदपुर सेना की टुकड़ी दिल्ली की तरफ चली जाती है नीमच वालों के साथ में मिलकर, तो यहां भी क्रांति हो जाती है। इस नसीराबाद के अंदर 15वीं एनआई सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए, एक हृदयघात से मारा गया और 2 घायल हो गए। उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेना की टुकड़ियों के नाम भी पता होना चाहिए। पटवार के अंदर पूछा था ये 15वीं एनआई, 30वीं एनआई। ये 15वीं एनआई का क्वेश्चन आया हुआ है पटवार के अंदर। 2022 में एग्जाम लगी थी, उसके अंदर क्वेश्चन आया था। 2023 फर्स्ट में, जनवरी फर्स्ट में, या 2022 लास्ट में इसकी एग्जाम लगी थी। उसमें क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट कि नसीराबाद छावनी में किस सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह की शुरुआत की थी। वो सैनिक टुकड़ी है जिसका नाम है 15वीं एनआई, नेटिव इन्फेंट्री। एनआई का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, इनके नाम भी यदि शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख लेना, नेटिव इन्फेंट्री। इसके बाद में देखो यहां पर एरिनपुरा छावनी, इसमें विद्रोह होने का कारण क्या था? यहां पर इस एरिनपुरा छावनी के अंदर पूर्विया सैनिक थे। इस छावनी में पूर्विया सैनिक आए हुए थे। इसको देखो अलग से देखते हैं एक बार। एरिनपुरा छावनी, पाली। यहां पर एक तो सेना की टुकड़ी थी जिसका नाम था जोधपुर लीजियन। इस जोधपुर लीजियन सेना की टुकड़ी का गठन हुआ था 1835 में। एक यहां पर सेना की टुकड़ी थी जिसका नाम था पूर्विया सैनिक। पूर्विया सैनिक के नाम से भी उनको जानते हैं, पूर्विया सैनिक। यह कहा जाता है यहां पर सिरोही जो रियासत है, इस सिरोही रियासत में कुछ लोग सिरोही रियासत के राजा को परेशान कर रहे थे। महेंद्र भाकर आंसर दे रहा है 1835, जोधपुर लीजियन सेना की टुकड़ी का गठन। बहुत अच्छा महेंद्र भाकर। इसके बाद में देखो यहां पर इस सिरोही के अंदर राजा को वहां पर कुछ लोग परेशान कर रहे थे, और जब राजा को परेशान करते हैं तो सैनिक जाते हैं। वर्तमान में भी यदि जनता को कोई परेशान करते हैं तो वहां पर कांस्टेबल पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही राजा को परेशान करते हैं, बड़े लूठे अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं, यहां आदेश भेजते हैं एरिनपुरा छावनी में
एरिनपुरा छावनी के सैनिकों को बोलते हैं कि तुम जाओ वहां पर सिरोही के राजा की रक्षा करो। उस समय जब यहां पर क्रांति की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की 21 अगस्त को, उस समय सिरोही के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी था, जो पॉलिटिकल एजेंट था, जिसका नाम था जेडी होल। ये जेडी होल का क्वेश्चन 2023 रीट में पूछा हुआ है। क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है रीट के अंदर। तो यहां पर पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था जेडी होल, ये यहां पर सिरोही में रहता था। इसके अलावा अपने राजस्थान का जो एजीजी है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये भी यहीं पर सिरोही में रहता था। इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का एक बेटा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, ये भी सिरोही में ही था। ये जो पूर्बिया सैनिक है, ये पूर्बिया सैनिक यहां से इस एरिनपुरा छावनी से पूर्बिया सैनिक आते हैं सिरोही के अंदर, सिरोही की राजा की रक्षा करने के लिए आते हैं। और जब ये सिरोही के अंदर आते हैं तो बीच रास्ते में इनको कुछ लोग मिलते हैं और कुछ लोग मिलकर इन सैनिकों को बोलते हैं, पूर्बिया सैनिकों को, कि तुम लोग कौन से राजा की रक्षा में लगे हुए हो, कौन से अंग्रेजों की रक्षा में तुम लगे हुए हो। इन अंग्रेजों को बाहर निकालने का प्लान है, इन अंग्रेजों को यहां से अपने देश से बाहर निकालेंगे। उस समय नारा दिया था कि अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, खूब राज कर लिया आपने, अब भारत को छोड़ दो। तो वहां पर जब ये पूर्बिया सैनिक सिरोही की तरफ आ रहे थे, बीच रास्ते में इनको कुछ लोग मिलते हैं, साधु संत मिलते हैं और इनको बोलते हैं कि पूरे भारत में क्रांति हो गई, तुम्हारे राजस्थान में भी क्रांति हो गई। 28 मई को ये पूर्बिया सैनिक राजा की रक्षा करने के लिए जाते हैं, राजा की रक्षा करते हैं और वहां राजा की रक्षा करने के बाद में इनमें खून है, वो वाल मारता है। सोचते हैं पूर्बिया सैनिक कि इन अंग्रेजों की पिटाई करो यहां पर, और पूर्बिया सैनिक मिलकर क्या करते हैं, यहां पर इस जेडी होल के होल पर हमला कर देते हैं। इस होल को ही मारने का प्रयास करते हैं कि पहले इस पॉलिटिकल एजेंट की फाइल को सल्टाओ, उसके बाद में देखेंगे दूसरे अंग्रेज अधिकारियों। ये पूर्बिया सैनिक इस जेडी होल के बंगले पर हमला कर देते हैं, यहां पर इस जेडी होल को मारने का प्रयास करते हैं। ये कहा जाता है कि जेडी होल अपने होल के पीछे वाले गेट से निकलकर भाग जाता है जान बचाकर। अलेक्जेंडर इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का बेटा है, ये यहां पर घायल हो जाता है सिरोही के अंदर, वो भी वहीं पर था। और वो पूर्बिया सैनिक यहां पर हमला करके इस सिरोही के अंदर हमला करने के बाद में वापस एरिनपुरा जाते हैं। एक बार यहां से आते हैं पूर्बिया सैनिक और फिर वहां पर सिरोही के अंदर कोतिक करके वापस एरिनपुरा जाते हैं। और एरिनपुरा जाने के बाद में एरिनपुरा के अंदर सब सैनिकों को बोलते हैं कि अब तो इन अंग्रेजों की गुलामी छोड़ो, यहां से दिल्ली चलो। नारा दिया था यहां के सैनिकों ने कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और यहां से नारा देकर रवाना होते हैं सभी सैनिक। एरिनपुरा वापस आकर फिर एरिनपुरा से सभी सैनिक है ये मिलकर रवाना होते हैं यहां से। और जब मिलकर यहां से रवाना होते हैं तो यहां पर देखो इस एरिनपुरा छावनी के पास में ही रियासत है मारवाड़। वैसे जो एरिनपुरा छावनी है ये भी एक प्रकार से मारवाड़ रियासत का ही पार्ट है। इस मारवाड़ का राजा था जिसका नाम था तख्त सिंह, मारवाड़ के राजा का नाम था तख्त सिंह। इस मारवाड़ में इस प्रकार से अलग अलग ठिकाने हैं। मारवाड़ रियासत में एक तो पूरी बड़ी रियासत हो गई लूठी रियासत, इसके अलावा रियासत में जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनको बोलते हैं ठिकाने। इस रियासत के अंदर राजा बना हुआ था तख्त सिंह। यह कहा जाता है कि ये जो राजा है तख्त सिंह, इसको भी जो गुजरात है, गुजरात से इसको गोद लाकर बनाया गया था। ईडर गुजरात से इसको गोद लाकर बनाया गया था। गुजरात में ईडर रियासत और ये जो मारवाड़ रियासत है ये एक प्रकार से भाइयों की रियासत थी। मारवाड़ में भी राठौड़ों का राज चलता था, इस ईडर गुजरात के अंदर भी राठौड़ों का राज चलता था। जैसे ही मारवाड़ के राजा के कोई आस औलाद नहीं होती थी, मारवाड़ का राजा ईडर से गोद लेकर आ जाता था। ईडर के राजा के पास में यदि कोई आस औलाद नहीं होती थी, वो मारवाड़ से किसी बच्चे को गोद ले जाकर वहां का राजा बना देता था। तो यहां पर तख्त सिंह को गोद लाकर राजा बनाया गया। और राजा बनाने के बाद में तख्त सिंह को पता नहीं था कि इस मारवाड़ में शासन कैसे चलाना है। यहां पर दो ठिकाने हैं, एक ठिकाने का नाम है अहुआ ठिकाना और यहां पर एक ठिकाना है जिसका नाम है बिथोड़ा ठिकाना।
इस ठिकाने का नाम है बिथोड़ा। अहुआ का सामंत था जिसका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। और बिथोड़ा का सामंत, उस समय बिथोड़ा के सामंत की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही यहां पर अहुआ का सामंत है कुशाल सिंह चंपावत, इस बिथोड़ा में सामंत की मृत्यु होती है। कुशाल सिंह चंपावत राजा तख्त सिंह के पास में जाता है और तख्त सिंह के पास में जाकर राजा तख्त सिंह को बोलता है कि राजा जी, मेरे पास वाले ठिकाने के अंदर सामंत की मृत्यु हो गई, आप मेरे इस व्यक्ति को वहां का सामंत बना दो। कुशाल सिंह अपने साथ में अपने दोस्त को लेकर जाता है कि आप इसको सामंत बना दो वहां का। राजा तख्त सिंह बोलता है कुशाल सिंह कि आज सामंत राजा को बताएगा किसको सामंत बनाना है। यदि सामंत के इस प्रकार से चलने लग जाएगी तो फिर राजा काय को बनेगा, सामंत ही राजपाट संभाल लेगा। तो यह कहा जाता है कि कुशाल सिंह चंपावत की बात नहीं मानता है तख्त सिंह, और तख्त सिंह क्या करता है, इस बिथोड़ा के अंदर अपने एक व्यक्ति को सामंत बना देता है जिसका नाम था कानजी। इस कानजी को सामंत बना देता है। जैसे ही कानजी को सामंत बनाया, कुशाल सिंह चंपावत के एक उतरे एक चढ़े। कुशाल सिंह चंपावत सोचे कि इसको मारे, मेरी नहीं चलने दी इस राजा ने, इसकी फाइल को सल्टाएंगे। तो कुशाल सिंह चंपावत अपनी अहुआ से सेना लेकर जाता है और इस बिथोड़ा के सामंत कानजी को सल्टा देता है, इसकी फाइल क्लोज कर देता है, यहां पर इसको मार देता है। और जैसे ही कुशाल सिंह चंपावत बिथोड़ा के सामंत कानजी की हत्या करता है, उसकी हत्या होने के बाद में तख्त सिंह और कुशाल सिंह चंपावत दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, कट्टर दुश्मन बन जाते हैं दोनों एक दूसरे के। इस बिथोड़ा ठिकाने के सामंत को लेकर विवाद हुआ दोनों में, और उसी समय इधर क्रांति चल रही थी, इधर वाले सैनिक दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे थे, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। और जैसे ही यहां पर लड़ाई चल रही थी तो देखो यहां पर कुशाल सिंह चंपावत के पास में सेना कम थी, जोधपुर के राजा के पास में तो सेना खूब थी, लेकिन कुशाल सिंह चंपावत के पास में सेना कम थी। तो कुशाल सिंह चंपावत सेना के लिए इधर उधर घूम रहा था। यहां से एरिनपुरा से सैनिक जा रहे थे दिल्ली की तरफ, तो बीच रास्ते में एक गांव है, गांव का नाम क्या है, ये दिल्ली की तरफ जाने के लिए रवाना होते हैं। बीच रास्ते में ये तो एरिनपुरा है और यहां पर गांव है जिसका नाम है खेरवा गांव। खेरवा गांव, इस गांव के अंदर इधर से एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली की तरफ जा रहे थे और इधर से कुशाल सिंह चंपावत इस खेरवा गांव में अपनी सेना लेकर, अपना घोड़ा लेकर वहां पर खड़ा था। जैसे ही एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली की तरफ जा रहे थे, उस समय कुशाल सिंह चंपावत यहां पर इस खेरवा गांव में उन सैनिकों से पूछता है कि आज कहां चल दिए तुम लोग। तो वहां पर सैनिक क्या करते हैं, कुशाल सिंह चंपावत को बोलते हैं कि हमने यहां पर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी, अब हम यहां से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर दिल्ली के राजा बहादुर शाह के नेतृत्व में वहां पर क्रांति करेंगे, अंग्रेजों की धुलाई करेंगे पूरे भारत में। जैसे ही यहां पर सैनिक इस कुशाल सिंह को इस प्रकार से बोलते हैं कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दी, कुशाल सिंह चंपावत उन सैनिकों को बोलता है कि आपने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दी, मैं भी आपके साथ में क्रांति करूंगा, मैं भी आपका साथ दूंगा। तुम दिल्ली जाकर क्या करोगे, अपन सब लोग यहां मिलकर लड़ाई करेंगे, मिलकर युद्ध करेंगे। तो कुशाल सिंह चंपावत क्या करता है, उन सैनिकों को अपनी ओर मिला लेता है, उन सैनिकों को गोली देकर पटा लेता है, उनको बोलता है कि दिल्ली में कुछ नहीं रखा है, अपन मिलकर लड़ाई करेंगे। सैनिक बोलते हैं कि दिल्ली का बादशाह हमें खाने पीने की व्यवस्था करेगा, हमारी तनख्वाह देगा वो हमें। कुशाल सिंह चंपावत बोलता उन सैनिकों को कि तुम्हें दिल्ली का राजा जो तनख्वाह देगा, जिसके नेतृत्व में तुम क्रांति करोगे, हमारे नेतृत्व में, मेरे नेतृत्व में आप क्रांति करो, मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। एरिनपुरा के सभी सैनिकों को कुशाल सिंह चंपावत अपनी ओर मिला लेता है, क्योंकि इसको सेना की जरूरत थी जोधपुर के राजा तख्त सिंह से युद्ध करने के लिए। इनको मिलाकर कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर के राजा तख्त सिंह, इनके बीच में युद्ध होते हैं। सबसे पहला युद्ध होता है बिथोड़ा ठिकाने को लेकर विवाद हुआ था। कौन से ठिकाने को लेकर विवाद हुआ था, बिथोड़ा ठिकाने को लेकर विवाद हुआ था, इसलिए युद्ध का नाम है, पहला युद्ध हुआ था जिसका नाम है बिथोड़ा का युद्ध।
जो पहला युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम है बिथोड़ा का युद्ध। सबसे पहला युद्ध होता है बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। यहां पर एक तरफ सेना थी कुशाल सिंह चंपावत की, चंपावत वर्सेज एक तरफ सेना थी अंग्रेज अधिकारी हितकोट आया था। इसके अलावा यहां पर सेना थी तख्त सिंह की, मारवाड़ का राजा था, मारवाड़ का राजा। यहां पर जोधपुर का किलेदार आया था जिसका नाम था ओनाल्ड सिंह। जोधपुर का किलेदार था ये। अंग्रेजों ने इस युद्ध में ज्यादा सेना नहीं भेजी थी अपनी, लेकिन इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। कुशाल सिंह चंपावत के पास में अंग्रेजों की जो एरिनपुरा छावनी है उसके सैनिक भी थे। एरिनपुरा छावनी के सैनिक थे, मिलकर लड़ाई करते हैं, मिलकर युद्ध करते हैं और युद्ध के अंदर जीत होती है कुशाल सिंह चंपावत की। तो यहां पर यह सबसे पहला युद्ध है एरिनपुरा छावनी के विद्रोह का, बिथोड़ा का युद्ध। इस युद्ध के बारे में एग्जाम में पूछते हैं कि युद्ध कब हुआ था, किस किस के मध्य युद्ध हुआ था, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहां पर देखो इस युद्ध में जीत होती है कुशाल सिंह की, विजय हो जाते हैं कुशाल सिंह। बिथोड़ा ठिकाने को लेकर विवाद हुआ, युद्ध हुआ, इस वजह से युद्ध का नाम है बिथोड़ा का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ? कुशाल सिंह चंपावत, तख्त सिंह मारवाड़ के राजा, इधर ओनाल्ड सिंह जोधपुर का किलेदार आया था, इधर एरिनपुरा के सैनिक इनके साथ में थे। यहां पर ये ओनाल्ड सिंह है जोधपुर का किलेदार, ये लड़ते हुए मारा जाता है, लड़ते हुए मारे गए। ये ओनाल्ड सिंह लड़ते हुए मारे जाते हैं। इसके बाद में देखो यहां पर अगला युद्ध होता है इसके ठीक 10 दिन बाद, अगला युद्ध इसके ठीक 10 दिन बाद होता है। उस युद्ध का नाम है चिलावास का युद्ध। यहां पर तख्त सिंह हार जाता है और हारने के बाद में अंग्रेजों के पास में जाता है और अंग्रेजों के पास में जाकर अंग्रेजों को बोलता है कि मेरे को वहां पर मेरी पिटाई की वहां पर कुशाल सिंह चंपावत ने, आप मेरा साथ दो और आप मेरा साथ दो, मैं आपके साथ में मिलकर उससे युद्ध करूंगा और उसको हराऊंगा। यहां पर जैसे ही तख्त सिंह की यहां पर हार होती है इस युद्ध के अंदर, अगले युद्ध में अंग्रेज यहां पर इसका साथ देने के लिए आते हैं और अगला युद्ध होता है जिसका नाम है चेलावास का युद्ध। अगले युद्ध का नाम लिखो चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 ईस्वी की। अब देखो यहां पर इस युद्ध में एक तरफ तो गोरे लोग थे, अंग्रेज थे, और एक तरफ अपने राजस्थानी लोग थे। वैसे तो कम गोरे बोलना चाहिए, लेकिन अपन को राजस्थानी लोगों को अंग्रेज हमेशा काले ही बोलते हैं। बेचारे महात्मा गांधी को तो एक रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया था, ट्रेन से बाहर फेंक दिया था उसको कि काला कहां से आ गया ये। तो अंग्रेज अपन लोगों को, भारतीय लोगों को काले बोलते थे, अपने आप को गोरे मानते थे। तो यहां पर एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ राजस्थानी लोग थे। इस युद्ध का दूसरा नाम है गोरा कालो का युद्ध। इसी युद्ध को बोलते हैं गोरा कालो का युद्ध। गोरा कालों का युद्ध इसी युद्ध का दूसरा नाम है। अब देखो ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ, आपको यह भी याद रखना है। ये जो युद्ध है, ये युद्ध होता है, एक तरफ है कुशाल सिंह, चंपावत, एक तरफ है तख्त सिंह की सेना। तख्त सिंह की सेना के साथ में यहां पर है जो राजस्थान का एजीजी है, जॉर्ज पैट्रिक
लॉरेंस। इसके अलावा यहां पर जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट जिसका नाम है मेक मेसन, ये यहां पर युद्ध करने के लिए आते हैं। इसके पास में सेना थी एरिनपुरा की। एरिनपुरा छावनी के सैनिक, एरिनपुरा छावनी के यहां पर सैनिक थे। इसके बाद में देखो यहां पर युद्ध करते हैं। जब युद्ध शुरू होता है उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एक तरफ से सेना लेकर आ जाता है और एक तरफ से जोधपुर के राजा तख्त सिंह सेना लेकर आ जाते हैं। एक तरफ जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस सेना लेकर आ जाता है और एक तरफ सेना लेकर आता है तख्त सिंह, और एक तरफ से मारवाड़ से अंग्रेजों की सेना लेकर आ रहा था जिसका नाम था मेक मेसन। मेक मेसन जैसे सेना लेकर आता है युद्ध भूमि के अंदर, चेलावास स्थान है पाली के अंदर, यहां पर जैसे ही सेना लेकर आता है इस मेक मेसन को पता नहीं चलता है कि अपने वाली सेना कौन सी है। ये मेक मेसन बेचारा भोला आदमी था, दोनों तरफ युद्ध चल रहा था, इस तरफ और इस तरफ। मेक मेसन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इस तरफ इस कुशाल सिंह चंपावत के पास में एरिनपुरा छावनी के सैनिक थे। इन एरिनपुरा छावनी के सैनिकों के पास में भी सरकारी ड्रेस थी। जो अंग्रेजी सैनिकों के पास में सेना थी उनके पास में जो ड्रेस थी वही इनके पास में थी, क्योंकि वो भी तो भाग कर आए थे वहां से। ये मैक मेसन बेचारा भोला आदमी था, इसको पता नहीं चला कि अपने वाली सेना कौन सी है। ये मैक मेसन इस सेना की तरफ तो जाता नहीं है, आते ही पहले इस सेना की तरफ आ जाता है, और जैसे ही इस सेना की तरफ आता है इधर से कुशाल सिंह के सैनिक उसको पकड़ते हैं और उसको पकड़ के बेचारे को मारते हैं, वहीं पर उसको मार देते हैं बेचारे को, और मारकर उसका सर काट देते हैं। लास्ट में इस युद्ध के अंदर जब उसको पता चलता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को कि अपना पॉलिटिकल एजेंट मारा गया, ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो बेचारा अपनी चप्पलें हाथ में लेकर वहां से भागता है कि भागो यहां से, बचो नहीं तो ये मारेंगे, आज तो सलटाएंगे अपन। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वहां से भाग जाता है, तख्त सिंह है ये भी अपनी सेना लेकर भाग जाता है। ये मैक मेसन पॉलिटिकल एजेंट यहां पर मारा जाता है। इधर कुशाल सिंह के सैनिक एक मैक मेसन के सर को अवा के किले के बाहर लटका देते हैं। मैक मेसन के सर को वहां पर लेकर डांस करते हैं कुशाल सिंह के सैनिक, बोलते हैं कि ढोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे बांकियो, मैक मेसन को सर काट के अवा माथे टांकियो। डांस करते हैं वहां पर, ढोल बजाते हैं कि आज तो मजा आया, एक अंग्रेज अधिकारी को यहां पर सल्टा दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि चेलावास के युद्ध में कौन पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था? मैक मेसन, ये यहां पर मारा जाता है। और इस युद्ध के अंदर, चेलावास के युद्ध में पुनः किसकी जीत होती है? कुशाल सिंह चंपावत की, ये दोबारा जीत जाता है, विजय होती है इसकी। इसके बाद में देखो, इसके ठीक 3-4 महीने बाद में, 3-4 महीने तक तो किसी अंग्रेज अधिकारी की हिम्मत नहीं होती है कि जाएं और कुशाल सिंह से युद्ध करें। 3-4 महीने बाद में पूरे भारत से शक्तिशाली सेना इकट्ठी करते हैं अंग्रेज, और शक्तिशाली सेना इकट्ठी करके एक अंग्रेज अधिकारी को बुलाते हैं जिसका नाम है कर्नल होम्स, और कर्नल होम्स को बुलाकर फिर से एक युद्ध करने के लिए उसको भेजते हैं। और कर्नल होम्स यहां पर कुशाल सिंह से युद्ध करने के लिए आता है। उस युद्ध का नाम है अव्वा का युद्ध। 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स आक्रमण करता है अव्वा के किले के ऊपर कुशाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। 1-2 दिन तक युद्ध चलता है, कुशाल सिंह भिड़ता है, उससे युद्ध करता है, लेकिन कुशाल सिंह को लगता है कि युद्ध जीत नहीं पाएंगे, तो कुशाल सिंह क्या करता है, अपने भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को किला सौंप देता है, और जो कुशाल सिंह है ये वहां से दक्षिणी राजस्थान की तरफ चला जाता है किला अपने भाई को सौंपकर। तो अगले युद्ध के बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे, आज फिर लंबी हो जाएगी क्लास। जो अव्वा का युद्ध है उसके बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज देखो जितना पढ़ा है उसके बारे में एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखो यहां पर शुरुआत की थी नीमच छावनी से। कौन सी छावनी से शुरुआत की थी? नीमच छावनी से। नीमच छावनी में विद्रोह की शुरुआत कब होती है? 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में विद्रोह की शुरुआत होती है। देखो यहां पर नीमच छावनी भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में है और इस पर प्रशासनिक अधिकार है राजस्थान का। इसके अलावा देखो यहां पर जब भारत में क्रांति होती है नीमच छावनी में भी क्रांति होती है, लेकिन नीमच छावनी में क्रांति होने से पहले अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं,
सब सैनिकों को एक जगह बिठाकर शपथ दिलवाते हैं कि तुम खाओ अपनी गौ माता की कसम, खाओ अपने माता पिता की कसम, हमारे प्रति वफादार रहोगे, हमारे खिलाफ क्रांति नहीं करोगे। लेकिन एक सैनिक मना कर देता है जिसका नाम है मोहम्मद अली बेग। वो बोलता है कि हम तो कोई कसम नहीं खाएंगे। मुस्लिम सैनिकों को उसको कुरान की कसम दिलवाता है। मुस्लिम सैनिकों को बोलता है कि तुम्हें कुरान की कसम है, कुरान की कसम खाओ, तुम हमारे प्रति वफादार रहोगे। तो ये मोहम्मद अली बेग कसम खाने से मना कर देता है, वफादारी की शपथ लेने से मना कर देता है। और इसके एक दिन बाद में 3 जून 1857 को नीमच छावनी में क्रांति होती है। हीरा सिंह, इसके अलावा यहां पर व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद अली बेग, इन दोनों के नेतृत्व में वहां पर क्रांति होती है। अंग्रेजों की धुलाई शुरू हो जाती है 3 जून को। एक अंग्रेज अधिकारी सोर्जेंट, उसके लुगाई टाबरों को सबको मार दिया वहां पर। इसके बाद में देखो 40 अंग्रेज अधिकारी नीमच से अपनी जान बचाकर भागते हैं और पहले डुंगला गांव रुगाराम के पास में जाकर शरण लेते हैं। फिर स्वरूप सिंह उनको 40 अंग्रेज अधिकारियों को ले जाकर पिछोला झील के जग मंदिर महल में रखता है। इसके बाद में देखो नीमच के जो विद्रोही सैनिक थे, अब अंग्रेज तो भागकर पिछोला झील चले गए मेवाड़ के राजा के पास में, अब विद्रोही सैनिक नारा लगाते थे चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो यहां से विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं तो रात का समय था, बांसवाड़ा का राजा उनको शरण देता है जिसका नाम है लक्ष्मण सिंह। इसके बाद में देखो यहां पर जब ये आगे जाते हैं तो निम्बाहेड़ा में ताराचंद पटेल उनका जन स्वागत करवाता है, जनता के द्वारा उनका स्वागत करवाता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अंग्रेजों की धुलाई शुरू की है तुमने। इसके बाद में यहां पर महिदपुर बटालियन है देवली छावनी की, ये भी इस नीमच छावनी के सैनिकों के साथ में मिलकर 5 जून 1857 को दिल्ली की तरफ रवाना हो जाती है। तो इस देवली छावनी में भी विद्रोह हो जाता है। ताराचंद पटेल को बेचारे को अंग्रेजों ने उड़ा दिया था तोप से। इस देवली छावनी में मोहम्मद मुजीद के नाटक आजमाइश के अनुसार यहां पर महिलाओं ने भी भाग लिया था। इसके बाद में देखो यहां पर अगला विद्रोह है जिसका नाम है एरिनपुरा छावनी का विद्रोह। एरिनपुरा छावनी के मोटी मोटी जो बातें हैं वो मैंने इसी मैप पर बना दी थी। यहां पर देखो एरिनपुरा छावनी पाली में है। पूर्बिया सैनिक पहले सिरोही में जाते हैं और वहीं पर कांड शुरू कर देते हैं, वहीं पर जेडी हॉल के बंगले पर हमला कर देते हैं। अलेक्जेंडर एजीजी का जो बेटा था ये घायल हो जाता है। फिर यहां से ये जाते हैं दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं तो बीच रास्ते में खेरवा गांव में मिलते हैं ये कुशाल सिंह चंपावत से। और कुशाल सिंह चंपावत क्या करता है, इन एरिनपुरा के सैनिकों को अपनी ओर मिला लेता है, क्योंकि कुशाल सिंह चंपावत की लड़ाई चल रही थी इस जोधपुर के राजा तख्त सिंह के साथ में। यहां पर इसके पास में सेना कम थी। कानजी बिथोड़ा का जो सामंत था इसकी हत्या कर देता कुशाल सिंह और जोधपुर के राजा से दुश्मनी मोल ले लेता है। जोधपुर के राजा और इसके दोनों की दुश्मनी हो जाती है। जोधपुर के राजा इसको हटाना चाहते थे आउवा से, तो कुशाल सिंह चंपावत एरिनपुरा के सैनिकों को अपनी ओर मिला लेता है और फिर अंग्रेजों के साथ में और जोधपुर के राजा के साथ में अलग अलग युद्ध करता है। सबसे पहला युद्ध करता है जिसका नाम है बिथोड़ा का युद्ध। सबसे पहला युद्ध कौन सा है? बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध कब होता है इसकी आपको डेट याद रखनी है, 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। इसके बाद में देखो अगला युद्ध है, यहां पर बिथोड़ा का युद्ध किस किस के मध्य होता है? कुशाल सिंह और तख्त सिंह के मध्य। जीत होती है इसमें कुशाल सिंह की। एक व्यक्ति यहां पर मारा जाता है जिसका नाम है ओनाल्ड सिंह। ओनाल्ड सिंह यहां पर लड़ते हुए मारा जाता है। इसके बाद में देखो अगला युद्ध है चेलावास का युद्ध। अगला युद्ध कौन सा है? चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध कब होता है? एक तो आपको डेट याद रखनी है, 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। चेलावास के युद्ध में फिर से यहां पर एक तरफ अंग्रेज भाग लेते हैं और एक तरफ कुशाल सिंह चंपावत भाग लेता है। तो यहां पर इस चेलावास के युद्ध के अंदर एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ राजस्थानी लोग थे। इस वजह से इसी युद्ध को बोलते हैं गोरा कालों का युद्ध। इसी युद्ध को क्या बोलते हैं? गोरा कालों का युद्ध, इसी युद्ध को कहते हैं। इसके बाद में देखो यहां पर इस युद्ध के अंदर एक पॉलिटिकल एजेंट मारा जाता है जिसका नाम है मैक मेसन। अंग्रेज अधिकारी मैक मेसन जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है ये यहां पर मारा जाता है। इसके बाद में देखो यहां पर अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे आवा के युद्ध की। देखो कंटिन्यू क्लास रखो। महेंद्र भाकर वेलकम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। डक्ट कौन बंद कर दिया?